We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड डिमांड पर और साथ ही समझेंगे कि भारत में नए राज्य बनाने का प्रोसेस क्या है। हाल ही में राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी ने 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर डिमांड की है कि आने वाले मॉनसून सेशन में, जो कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा, उसमें जम्मू और कश्मीर को फुल स्टेटहुड दी जाए। उन्होंने अपने जॉइंट लेटर में इस डिमांड को लोगों की लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन बताया है। ये डिमांड सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि श्रीनगर और अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज की मीटिंग्स में भी उठाई गई थी। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने JKPCC प्रेसिडेंट तारिक हमीद कारा के डायरेक्शन पर एक मीटिंग भी की। आपको याद होगा कि 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था। इसके बाद इंडिया में राज्यों की संख्या 28 हो गई थी और यूनियन टेरिटरीज की 7 से बढ़कर 9 हो गई थी। तो चलिए अब समझते हैं कि भारत में नए राज्य कैसे बनते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट को नए राज्य बनाने का अधिकार है और इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ही जरूरत होती है। आजादी से पहले इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाने में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था। आजादी के बाद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर को छोड़कर 562 प्रिंसली स्टेट्स इंडियन कॉन्फेडरेशन में शामिल हो गए। तब से हमारे राज्यों की बाउंड्री साल दर साल बदलती रही हैं। नाइनटीन 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 14 स्टेट्स और 6 यूटीज थे। 2014 तक ये 29 स्टेट्स और 7 यूटीज हो गए और 2019 में जम्मू और कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद अब हमारे पास 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब बात करते हैं उन आर्टिकल्स की जो नए राज्य बनाने को गवर्न करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 और 3 पार्लियामेंट को नए राज्य बनाने या स्टैब्लिश करने की पावर देते हैं। आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट लॉ के थ्रू यूनियन में नए राज्यों को एडमिट कर सकता है, ये स्टैब्लिश कर सकता है, जैसे टर्म्स और कंडीशंस वो ठीक समझे। और आर्टिकल 3 जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट लॉ के थ्रू एक नया स्टेट बना सकता है, टेरिटरी को सेपरेट करके या दो से ज्यादा स्टेट्स को जोड़ करके। ये किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बाउंड्रीज बदल सकता है या नाम भी बदल सकता है। लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होती है। ये समझना जरूरी है कि अगर बिल किसी स्टेट के एरिया, बाउंड्री या नाम को अफेक्ट करता है तो प्रेसिडेंट को वो बिल उस स्टेट के लेजिस्लेशन को भेजना होगा ताकि वो अपने व्यूज उसमें दे सके। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 या 3 के अंडर बनाया गया कोई भी लॉ 1st और 4th शेड्यूल में जरूरी चेंजेस करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 4(2) कहता है ऐसा कोई भी लॉ आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब सिंपल मेजॉरिटी से ही काम चल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है, अब एक बार ये भी समझ लेते हैं। जनरल इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। जिस पार्टी को टोटल सीट्स में से आधे से ज्यादा मिलती हैं उसे मेजॉरिटी कहते हैं और वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना लेती है।
अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो सबसे ज्यादा मेंबर्स वाली पार्टी दूसरी पार्टीज या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से सपोर्ट लेती हैं। चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट को लीड करते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो डिपार्टमेंट्स चलाते हैं। तो इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क दिखाती हैं जो पार्लियामेंट के आर्टिकल 2 और 3 के अंडर आता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स को लिंग्विस्टिक, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। लेकिन पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से बाउंड्रीज चेंज करने की एबिलिटी जो आर्टिकल 3 में है और आर्टिकल 4 से क्लियर होता है, वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस दिखाती हैं। जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने के लिए जो ऑनगोइंग डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और रीजनल डेवलपमेंट के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को हाईलाइट करती हैं। नेशनल यूनिटी और लेजिटिमेट रीजनल डिमांड्स दोनों को फोस्टर करने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और सभी स्टेक होल्डर्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की जरूरत है ताकि इक्विटेबल डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस इंश्योर हो सके। जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड डिमांड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।